शहर की सबसे आलीशान शादी का इस्तकबालिया वलीमा अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुआ था। हर तरफ सैनिक कलमात और दुआओं की गूंज थी। आज आयला जमाल आफिशियली तौर पर आयला ज़रियान शाहानी बन चुकी थी। मीडिया, कैमरे और शहर की नामूर शख्सियात का हुजूम खत्म हो चुका था, लेकिन वो अपने दिल की घबराहट को किसी तौर काबू नहीं कर पा रही थी। ज़रियान शाहानी, जो बिजनेस की दुनिया का एक बेताज बादशाह था, अब अपने खूबसूरत और सहमे हुए कमसिन दुल्हन के पहलू में बैठा था। दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर चुके थे, मगर ये मुकम्मल होने का एहसास आयला के लिए किसी कैद से कम न था। उसने नहायत नफास्ट से सजे हुए भारी अरूसी लिबास में मलबूस थी और वो शहर की सबसे हुसीन दुल्हन लग रही थी। ज़रियान का इंतखाब कोई मामूली बात नहीं थी। उसके हुस्न नोखीज को 4 चांद लगा दिए गए थे, लेकिन उसकी आंखों में झलकती एक अजीब सी नमनाकी और लबों पर ठहरी हुई जर्दी कोई और ही कहानी सुना रही थी। मेहमानों का आखिरी सिलसिला खत्म हो चुका था। सफिया बेगम, ज़रियान की वालदा, ने आगे बढ़कर आयला के सर पर नरमी से बोसा दिया और सरगोशी की। घबराओ मत मेरी बच्ची, ये सब मामूल की बात है। तुम अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो। ये सब तुम्हारी जिंदगी का आगाज है, उसे खूबसूरत बनाओ। ज़रियान के करीब आते ही आयला का बदन बेअख्तियार कांपने लगा था। ज़रियान ने उसके सहमे हुए वजूद को महसूस किया और निहायत आहस्तगी से उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ यखबस्ता था और लर्ज रहा था। क्या तुम ठीक हो, मसज़ शाहानी? ज़रियान ने नरम तरीन लहजे में सरगोशी की। वो जानता था कि वो एक ऐसे रिश्ते में दाखिल हो रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर इरिंजिड था, और आयला अभी बहुत कम उम्र और हसास थी। उसकी 36 साला जिंदगी में उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शादी करेगा, लेकिन सफिया बेगम की शदीद ख्वाहिश और आयला के मासूम हुस्न ने उसे पहली नज़र में ही कायल कर दिया था। जी, बस थोड़ी थकावट हो रही है। आयला ने जमीन पर नजरें गाड़े हुए भी मुश्किल एक लफ्ज अदा किया। ज़रियान ने बगैर कोई सवाल किए उसे सहारा दिया और दोनों मेहमानों से इजाजत लेकर खांवला की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में कार की खामोशी ज़रियान को बेचैन कर रही थी। वो बार बार अपनी नई नवीली बेगम की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि शायद वो बस शर्म व हया और हचकचाहट का शिकार है, जो कि हर कमसन लड़की का पहला तजुर्बा होता है। लेकिन आयला की आंखों में खौफ की जो शिद्दत थी, वो उसे अजीब लग रही थी। अगर ज्यादा परेशान हो तो हम कुछ देर में अस्पताल चल सकते हैं, ज़रियान ने तशवीश से पूछा। नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे बस आराम की जरूरत है। आयला ने फौरन नफी में सर हिला दिया। खलूत का लम्हा, आतिमाद या खौफ? खान वाला पहुंचकर कुछ रस्मों के बाद आयला को ज़रियान के आलिशान कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। कमरा फूलों और हल्की रोशनी से सजा हुआ था। माहौल में एक रोमानवी खुशबू फैली हुई थी, जो किसी नए सफर के आगाज का ऐलान कर रही थी। आयला बस्तर पर बैठ गई। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था, गोया वो बाहर निकल आना चाहता हो। कुछ ही देर में ज़रियान कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा बंद होते ही कमरे के दर व दीवार सहम गए, या शायद ये आयला का खौफ था जिसने माहौल को बोझल बना दिया था। ज़रियान का कद व कामत, इसकी वजीहा शख्सियत और उसकी आंखों में छिपी गर्मजोशी, आयला को हर चीज से डर लग रहा था। ज़रियान ने सबसे पहले उसकी तरफ बढ़कर कालीन पर झुकते हुए उसके कदमों से उसके जूतों को उतारा। वो इस कदर नरमी और एहतियात से काम कर रहा था कि आयला को एक पल के लिए लगा कि शायद वो किसी दूसरे शख्स के साथ है, न कि इस शख्स के साथ जिसका वो अब हमेशा के लिए हिस्सा बन चुकी थी। तुम्हें ये भारी जोड़ा उतार देना चाहिए, तुम थक गई होगी। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से कपड़े बदल लो, ज़रियान ने मुस्कुराते हुए कहा। आयला ने सर हिलाया। ज़रियान ने एक बार फिर पलटकर उसके सहमे हुए चेहरे को देखा और फिर बाहर निकल गया। उसका मकसद उसे आरामदा महसूस कराना था। जब ज़रियान वापस आया तो आयला ने जोड़ा बदल लिया था और अब वो एक नर्म काटन की कमीज शलवार में थी। उसके बालों में उलझन थी और वो आईने के सामने खड़ी हाथों से अपने चेहरे का हल्का पसीना साफ कर रही थी। ज़रियान ने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। बहुत खूबसूरत लग रही हो आयला, उसकी आवाज में गहरी चाहत थी।
जो आयला के लिए मजीद खौफनाक थी। जरियान ने करीब पहुंचकर इसकी पृष्ठ पर आहिस्ता से हाथ रखा और निहायत एहतियात से उसे अपने सीने से लगा लिया। आयला का सांस जैसे गले में उटक गया था। जरियान की गर्माहट उसे महसूस हो रही थी और उसका दिल इतनी शिद्दत से धड़का कि उसे लगा कि शायद जरियान भी उसे महसूस कर लेगा। ये मत सोचो कि ये एक रवायती रिश्ता है। जरियान ने उसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की। इसकी आवाज मोहब्बत से गंधी हुई थी। मैं तुम्हारा शौहर होने से पहले तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, एक ऐसा शख्स जिस पर तुम आंखें बंद करके भरोसा कर सको। वो नरमी से उसके बालों को चूम रहा था। इसका मकसद उसे रिलैक्स करना था। आयला ने खुद पर जब्र करते हुए जरियान के बाजुओं में नरम पड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही जरियान के हाथों ने उसकी कमर को नरमी से थामा, आयला का अंदरूनी खौफ एक बजली की तरह उसके पूरे वजूद में दौड़ गया। उसे लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रही है। वहां क्या हुआ था? वो यादें, वो तकलीफ, वो कमरा, वो दर्द, उसके ज़हन में सब कुछ घूम गया। आयला ने तेजी से अपने आप को जरियान से दूर धकेल दिया। उसका जिस्म कांप रहा था। इसकी आंखें बेयकीनी और खौफ से फटी हुई थीं। जरियान हैरत ज़दा था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके करीब आने की ये मासूम सी कोशिश आयला को इस कदर खौफजदा कर देगी। आयला, क्या हुआ? जरियान ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर आयला ने खौफ से एक चीख मारी और पीछे हट गई। दूर रहो, प्लीज मेरे करीब मत आएं। उसके लब कांप रहे थे। जरियान ने फौरन अपने कदम वहीं रोक लिए। वो देख रहा था कि आयला का चेहरा जर्द हो चुका है और वो अपने जिस्म को समेटे हुए बिस्तर के एक कोने में दबक गई है। इसके हाथ पांव बुरी तरह लर्ज रहे थे और उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। ये महज शर्म और हया नहीं थी, ये किसी शदीद नफ्सियाती सदमे की अलामत थी। जरियान एक पल में समझ गया कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है। वो इसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। उसने दिल में उठने वाले तमाम जज्बात को जबरदस्ती दबा लिया। ठीक है, जरियान ने अपने बाजू ऊपर उठाकर खुद को पुरस्कून जाहिर किया। मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। पुरस्कून हो जाओ। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। दोस्त से डरते नहीं हैं। आयला रोते हुए नफी में सर हिला रही थी। जरियान के हाथ अभी तक उसके लिबास की गर्मी को महसूस कर रहे थे। उसकी आंखों में वो बेताबी थी जो एक नए शादीशुदा मर्द के दिल में होती है, लेकिन उसे इस वक्त अपनी तमाम चाहत को ठुकराकर इस लड़की के खौफ को समझना था। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो आयला? जरियान ने हल्की आवाज में पूछा। आयला ने सिसकियां लेते हुए सिर्फ नफी में सर हिलाया। वो कुछ नहीं बता सकती थी। वो डरी हुई थी। उसे याद आया कि कैसे उसे कसम दी गई थी कि वो इस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं करेगी। जरियान जानता था कि इस रात वो इससे कुछ भी उगलवा नहीं पाएगा। इसने एक गहरा सांस लिया, अपने अंदर की बेचैनी को छुपाया और नरमी से कहा, ये कमरा तुम्हारा है, तुम आराम से सो जाओ। मैं बाहर वाले कमरे में सो जाऊंगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बुला लेना। उसने खामोशी से उजाफी तकिए और कंबल उठाया और पलट गया। दहलीज पर रखकर उसने एक आखिरी नजर अपनी दुल्हन को देखा जो अभी भी कांप रही थी, और फिर खामोशी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जरियान के जाते ही आयला जमीन पर सिर रख कर बुरी तरह फूट पड़ी। इसके आंसुओं में सिर्फ शर्मिंदगी और खौफ था। वो एक ऐसी हकीकत से दो चार थी जिसकी वजह से वो अपने हम सफर से कोसों दूर जा चुकी थी। जरियान बाहर के कमरे में बिस्तर पर लेटा अपनी छत को घूरता रहा। शादी की पहली रात वो बीवी के पहलू से दूर था। दिल में हजारों सवाल और एक अजीब सी बेचैनी थी। इस लड़की ने पहले ही दिन इसकी जिंदगी में एक ऐसा सवालिया निशान खड़ा कर दिया था जिसका जवाब ढूंढना इसकी फितरत में शामिल था। वो जानता था कि ये लड़की सिर्फ डरी हुई नहीं है, वो किसी बहुत बड़ी अजियत से गुजरी है। और उसने सोचा, कल मैं अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख कर दूंगा। मैं तुम्हारे माजी को जानूंगा आयला, और तुम्हें इस खौफ के पुंजरे से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा, भरोसे का हक और प्यार का हक। पूरी रात जरियान करोटें बदलता रहा।
उसके दिल में रोमांस की जगह एक अजीब सी तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो चुका था। उसने अपनी बेगम को मुकम्मल तौर पर अपना लिया था और अब वो उसकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता था। अगली सुबह ज़रियान का उठना मामूल से ज़्यादा मुश्किल था। रात भर की बेचैनी और गहरी सोचों ने उसे थिका दिया था। वो फौरन ऑफिस न जाने का फैसला कर चुका था। उसने अपने मैनेजर को कॉल की और तमाम अहम मीटिंग्स और वलाइमा से जुड़े फंक्शंस को फौरन मंसूख करवा दिया। मैनेजर हैरतज़दा था, क्योंकि ज़रियान कभी भी अपने काम के मामले में ऐसा लापरवाह नहीं हुआ था। सर, आपकी साख को खतरा हो सकता है। मार्केट में लोग चिमगुइयां करेंगे, मैनेजर ने झुझकते हुए कहा। ज़रियान ने सर्द लहजे में जवाब दिया, लोगों की चहमगुइयां मेरे घर के सुकून से ज्यादा कीमती नहीं हैं। मैंने कहा, कैंसिल कर दो। कोई भी बहाना बनाओ, सेहत का, सफर का, लेकिन कोई शक नहीं होना चाहिए। सफिया बेगम, जो बेटे की शादी से बेहद खुश थीं, जब नाश्ते की मेज पर आए तो ज़रियान का उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशान हो गईं। उन्होंने कल रात की रस्मों के बाद ही कुछ गड़बड़ महसूस कर ली थी। ज़रियान, ये क्या सुन रही हूं मैं? तुम वलाइमा मनसूख कर रहे हो? क्या आयला की तबीयत खराब है? सफिया बेगम ने नाराजगी और तशवीश के मिले जुले अंदाज में पूछा। ज़रियान ने खुद को पुरस्कून जाहिर करने की कोशिश की। मामा, आयला ठीक है, बस मुझे एक जरूरी कारोबारी मीटिंग के लिए अचानक जाना पड़ सकता है। मैं कोई रसक नहीं लेना चाहता था। ये सब बाद में भी हो सकता है। पागल हो गए हो ज़रियान, बाद में नहीं हो सकता। तुमने बड़ी मुश्किल से शादी के लिए हामी भरी और अब तुम अपनी बेगम के साथ ये रवैया अपना रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारा माजी अब भी तुम्हें सुकून से नहीं रहने दे रहा। तुमने आयला को अपनी जिंदगी में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। सफिया बेगम ने गुस्से से कहा। इन्हें अपने बेटे का ये पागलपन देखकर हैरत हो रही थी। ज़रियान ने माँ के सामने मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आयला की हकीकत घर वालों के सामने आए। मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। आयला आराम कर रही है। जब वो उठे तो उसे नाश्ता करवा दीजिएगा। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। वो बना कुछ खाए वहां से निकल गया। असल में वो किसी मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि कुछ जरूरी मालूमात और दवाएं लेने जा रहा था, जिसका ताल्लुक उसके एक पुराने और खफिया पेशे से था। ज़रियान का दूसरा रूप शाम को जब ज़रियान वापस आया तो उसे एक और सदमा लगा। आयला अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि उसने एक दूसरे मेहमान खाने के कमरे में खुद को बंद कर रखा था। ज़रियान ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। आयला बस्तर पर लेटी हुई थी। इसके चेहरे पर थिकन और अजीब सी करबनाकी थी। आयला, ज़रियान का लहजा नरम था, मगर इसमें थोड़ी सी सख्ती भी थी। ये क्या तरीका है? तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि अगर तुम ऐसा करोगी तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। मेरी फैमिली का ख्याल करो। मैं कब तक लोगों को सफाइयां दूंगा? ज़रियान का ये इखड़ा हुआ लहजा आयला को मजीद खौफजदा कर गया। वो किसी मुजरिम की तरह उसकी गोद में सिर रखकर सिसक पड़ी। जब भी वो शदीद अजियत में होती थी तो यूं ही अपने आप को समेट लेती थी। ज़रियान को उसकी जर्द रंगत और दहकते हुए जिस्म को देखकर एहसास हुआ कि उसे बुखार है। उसकी तमाम तर नाराजगी गायब हो गई और वो दोबारा निर्म पड़ गया। उसने उसके हाथ थाम लिए। तुम्हें बुखार है? देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अगर तुम किसी बात से तकलीफ में हो तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारा शोहर हूं, मैं तुम्हारी दवा बनूंगा। ज़रियान ने उसके माथे पर नरमी से हाथ फेरा। आयला ने ससकते हुए उसके कुंधे पर मजीद झुकाव डाल दिया। उसने हचकियां लेते हुए अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश की। मैं आपके काबिल नहीं हूं, मैंने कल कहा था ना। वो बहुत मुश्किल से बोल रही थी। मुझे तलाक दे दें। मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती आयला? मुझे खुलकर बताओ। ज़रियान ने नरमी से उसे उठाया और उसकी आंखों में झांक कर पूछा, तुम क्यों मुझसे डरती हो? जब भी मैं तुम्हारी करबत चाहता हूं तो तुम शदीद रद्द-ए-अमल क्यों देती हो? मैं मर्द हूं,
मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। आयला का चेहरा बेतहाशा सर्क हो चुका था। वो खौफ और शर्मिंदगी से लर्ज रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने उसे खामोश रहने का कहा था, लेकिन जरियान के साथ वो जो कुछ कर रही थी, इससे उसका अपना ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। आयला ने रोना जारी रखते हुए बड़ी मुश्किल से वो अल्फाज अदा किए जो वो काफी उर्से से अपने दिल में छिपाए हुए थी। उसकी आंखों से टूटकर गिरते हुए आंसू जरियान के हाथों पर गिरे। मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं इन्फेक्शन में मुब्तला हूँ। मैं वो सब नहीं कर सकती जो आप चाहते हैं, जो सफिया बेगम चाहती हैं। उसने रोते हुए मजीद कहा, आप किसी को नहीं बताएंगे। मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, खुद को खत्म कर लूंगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जरियान को एक पल के लिए लगा कि जैसे उसके कदमों तले से जमीन निकल गई है। इस लड़की ने अपनी तकलीफ को किस कदर दिल में छिपाए रखा था। वो उसे सीने से लगाकर उसके सर पर बूसा देते हुए उसे तसल्ली देने लगा। मेरी आयला, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। तुम इस तरह की बातों के लिए किसी आम डॉक्टर के पास नहीं जाओगी। जरियान ने बेतहाशा सुर्ख चेहरा उठाया और उसकी पलकों को चूम लिया। इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा। तभी राज का इंकिशाफ आयला ने हैरत से जरियान को देखा। उसे लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है या शायद उसे झूठी तसल्ली दे रहा है। मजाक कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। जरियान ने उसके हाथ को थामकर खुद उसके कदमों में बैठ गया। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर जरियान शाहानी। मैंने मेडिकल की दुनिया में महारत हासिल की थी, खासकर नफ्सियाती और जिस्मानी सदमात के इलाज में। मैं बिजनेस में आने से पहले एक कामयाब डॉक्टर था। वो उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। मैंने कुछ तलख तजुर्बात के बाद ये पेशा छोड़ दिया था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए मुझे ये दोबारा अपनाना पड़ेगा। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? आयला ने हैरत से अपने शौहर को देखा। उसका शौहर, जो एक कामयाब बिजनेसमैन था, वो एक डॉक्टर भी था। इस बात ने उसके दिल को सुकून दिया और इस पर जरियान का एतमाद मजीद बढ़ गया। जरियान ने उसे नरमी से समझाया कि ये इन्फेक्शन एक आम सा मसला है, जो कि किसी भी लापरवाही या किसी नाखुशगवार वाक़ये के बाद पैदा हो सकता है। उसने ये भी समझाया कि अगर वक्त पर इलाज न हो तो नफ्सियाती मसाइल भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये इन्फेक्शन नहीं, आयला, ये तुम्हारा खौफ है जो तुम्हारी नफ्सियात पर गालिब आ चुका है। तुम किसी अनजान खौफ और शर्मिंदगी की वजह से उसे अपने ज़हन पर सवार किए बैठी हो। जरियान ने नहायत माहिराना अंदाज में उसकी ज़हनी कश्मकश को बयान किया। वो फौरन अपनी गाड़ी लेकर वला से बाहर निकला और कुछ मखसूस तबी सामान और दवाएं लेकर वापस आया। कमरे में आकर उसने आयला को कुछ हदायत दें और नहायत एहतियात से उसका इलाज शुरू किया। आयला दर्द से तड़प उठी। इसका खौफ, इसकी झिझक और शर्म सब उस पर एक साथ हावी हो रहे थे, लेकिन जरियान का नरम लम्स, उसकी हमदर्दी भरी नजरें और डॉक्टर की तरह उसका प्रोफेशनल रवैया आयला को तसल्ली दे रहा था। इसने सोचा कि ये सब कुछ इसकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। तकरीबन 2 घंटे तक आयला शदीद करब में रही। उसके हाथों पर हल्के सुर्ख धब्बे नमूदार हो गए थे। जरियान उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिए बैठा रहा। इसके बालों में अंगलियां चलाता रहा और उसे समझाता रहा कि अब वो खतरे से बाहर है और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बेगम हो, मेरी साथी और सबसे बढ़कर मेरी दोस्त। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम अपने पहलू में खड़े जरियान शाहानी को देखना। वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। बहुत उर्से बाद आयला ने अपने शवहर के सीने पर सर रखकर सुकून महसूस किया और फिर थोड़ी ही देर में वो नींद की वादियों में उतर गई। जरियान ने अपने आप पर फख्र महसूस किया। वो जानता था कि उसका इलाज सिर्फ जिस्मानी नहीं था, बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती भी था। उसे अब सिर्फ उसके अंदर की कमजोरियों को दूर करना था। अगली सुबह जरियान ने एक बार फिर अपने मैनेजर को कॉल की और तमाम कारोबारी मसरूफियात मनसूख कर दें। इसकी पूरी तवज्जो अब सिर्फ आयला पर थी। वो उसे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब देखना चाहता था। उसकी अंदरूनी ताकत को बहाल करना उस वक्त उसका सबसे बड़ा मकसद था। उसने आयला के लिए एक खुसूसी अपॉइंटमेंट फिक्स कराई। ये मुलाकात एक खातून डॉक्टर से थी जिसका नाम डॉक्टर जवेरिया था। डॉक्टर जवेरिया और जरियान के ताल्लुकात काफी पुराने और भरोसेमंद थे।
वो जरियान के मेडिकल करियर के शुरू से ही उसके साथ थीं। जरियान को यकीन था कि डॉक्टर जवेरिया आयला के अंदरूनी खौफ और नफ्सियाती उलझनों को समझने में मदद कर सकेंगी। जरियान आयला को लेकर अस्पताल आया। वो खामोशी से जरियान के पहलू में बैठी रही। उसके चेहरे पर अभी भी घबराहट के साए थे, मगर जरियान का हाथ थामे वो पहले से ज्यादा मुतमईन थी। डॉक्टर जवेरिया ने आयला से अकेले बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर सवाल के जवाब में सिर्फ खामोश रहती और जरियान को देखकर अपनी नजरें झुका लेती थी। इसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने अपना मसला अपने शौहर के सामने खोलकर रख दिया है। ताहम डॉक्टर जवेरिया एक माहिर नफ्सियात थीं और इन्होंने फिर भी आयला की ज़हनी कैफियत को काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया। उन्होंने जरियान को भी कुछ खास हदायत दें कि कैसे वो आयला का एतमाद बेहाल कर सकता है। जब वो अस्पताल की राहदारी से बाहर निकल रहे थे तो जरियान ने आयला को बताया कि वो एक निजी और रोमानवी लंच के लिए जा रहे हैं। आयला के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो जरियान के लिए किसी इनाम से कम न थी। डॉक्टर नईमा का सामनावा दोनों हाथ थामे बाहर निकल रहे थे कि अचानक दाएं जानिब से लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक खातून बाहर निकली। गले में स्टेथोस्कोप, भूरी वर्दी और एक मखसूस रख रखाव। ये कोई और नहीं, डॉक्टर नईमा थी, जो जरियान की असिस्टेंट रह चुकी थी और जिसके साथ जरियान की मंगनी भी हुई थी, लेकिन उसी ने जरियान को धोखा दिया था। जिसके बाद जरियान ने मेडिकल की दुनिया को खैरबाद कह दिया था। नाइमा अचानक जरियान को देखकर मुस्कुराई। वो 3 साल बाद उसके सामने खड़ी थी। जरियान, तुम यहाँ? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अमेरिका से वापस आ चुके हो। नाइमा ने झुककर सलाम किया, मगर जरियान के चेहरे का रंग पल भर में बदल चुका था। वो बगैर रुके आयला का हाथ जोर से थामे आगे बढ़ने लगा। जब नाइमा ने बेअख्तियार उसे मुखातब किया, जरियान, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। जरियान ने पलटकर एक सर्द निगाह उस पर डाली। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि मेरे रास्ते में आने की तुम्हारी औकात नहीं है। मेरी बेगम को परेशान मत करो। नईमा ने हैरत और हसद भरी नजरों से आयला को देखा, जो जरियान के साथ लगी खड़ी थी। खौफजदा और सहमे हुए आयला ने भी नईमा को देखा, लेकिन फौरन ही जरियान के सीने के पीछे छिपने की कोशिश की। वो लड़की बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नईमा इसके बारे में कुछ जाने। मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ जरियान, नईमा ने तलख लहजे में कहा। मैं कह चुका हूं कि मुझे कोई बात नहीं करनी। जरियान इतनी शिद्दत से धाड़ा कि नईमा पर असर होने के बजाय आयला डर कर जरियान के सीने से आ लगी। अगर आइंदा तुमने मेरी बेगम को जरा भी परेशान किया या उसके बारे में कोई भी नामनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारी बुनियादें हिला दूंगा। वो नाइमा को वहीं गुस्से से जलता हुआ छोड़कर आयला को गाड़ी तक ले आया। आयला अभी भी सहमे हुए उसके करीब लगी बैठी थी। लिपटे हुए जख्म घर आकर आयला ने झुझकते हुए जरियान से नाइमा के बारे में पूछा। जरियान ने उसके चेहरे पर फैली हुई हसद को नोट किया और खामोशी से उसके गालों को चूम कर बात बदल दी। वो अपने तारीख माजी के बारे में उसे कुछ नहीं बताना चाहता था, खासकर इस औरत के बारे में जिसने उसकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। ताहम नाइमा शिकस्त कबूल करने वाली औरत नहीं थी। जरियान के इनकार और उसकी बेगम की हालत देखकर उसे शक हुआ कि कोई गड़बड़ है। इसने मौका पाकर डॉक्टर जवेरिया से आयला की हालत और नफ्सियाती मसाइल के बारे में मालूमात हासिल कर लें। डॉक्टर जवेरिया जरियान को बताना भूल गई थीं कि वो ये मालूमात किसी से शेयर न करें। नाइमा के ज़हन में एक शैतानी मंसूबा बन चुका था। आयला अब काफ़ी हद तक बेहतर हो रही थी। वो जरियान के साथ बेतकल्लुफ़ होने लगी थी, हल्की फल्की बातचीत करती और उसके करीब आने पर खामोशी से मुस्कुरा देती। खौफ के साए कम हो चुके थे और जरियान भी मुतमईन था। शादी को एक माह होने वाला था और अब वो अपनी जिंदगी की तरफ लौट रही थी। इस रोज जरियान ऑफिस में था कि उसे आयला की वीडियो कॉल मौसूल हुई। उसने कॉल उठाई। कैसी हो मेरी जान? तबीयत कैसी है? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। जरियान ने नरमी से पूछा। मैं भी।
आज सुबह से मुझे दोबारा वही तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, आयला ने आहिस्ता से कहा। वो 2 दिन से दवा लेना भूल गई थी और उसकी तकलीफ वापस आ चुकी थी। जरियान उसकी डिल होती हुई आवाज से परेशान हुआ। उससे पहले कि वो कुछ कहता, धड़ाम से आफस का दरवाजा खुला। डॉक्टर नाइमा अंदर दाखिल हुई। जरियान हैरत ज़दा हो गया। नाइमा ने आगे बढ़कर खुद को जरियान के गले लगा लिया और उसकी गर्दन पर अपने लब्बों को मिलना शुरू कर दिया। ये सब उस वीडियो कॉल पर आयला के सामने हो रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरियान का लहजा सख्त था। मुझे अपना लो जरियान, मैं तुम्हारी बेकरारियां जानती हूँ। नाइमा ने सरगोशी की। वो लड़की तुम्हें वो सुकून नहीं दे पाएगी जो मैं दे सकती हूँ। तुम एक डॉक्टर हो और घर में एक मरीजा पाल रहे हो। जरियान ने फौरन उसे खुद से दूर धकेल दिया। पागल मत बनो नाइमा, यहाँ से जाओ, तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। नाइमा ने गुस्से में आकर अपनी हद पार कर दी। तुम्हें उस कम अक्ल और नामर्द लड़की में क्या नजर आता है जो तुम्हें बीवी होने का सुकून नहीं दे सकती? छोड़, क्यों नहीं देते उसे? दूसरी तरफ आयला के चेहरे का रंग गुस्से और तजलील से सरख हो गया था। उसे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। उसके पेट में उठने वाले अचानक दर्द ने उसे बेताब कर दिया था। वो चीख पड़ी और मोबाइल जमीन पर गिर गया। जरियान ने ये चीख सुनी और फौरन मोबाइल की जानिब मुतवज्जा हुआ जो उल्टा पड़ा था। आयला, रेमशा, क्या तुम ठीक हो? मेरी तरफ देखो। वो बलबलाने लगा। जरियान ने नईमा को धकीलते हुए दीवार से लगा दिया और गुस्से से चलाया। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारी बुनियादें हिला दूंगी जरियान शाहानी। तुमने मुझे ठुकराया है। नईमा की आंखें सुर्ख थीं। जरियान नईमा को वहीं छोड़कर बाहर भागा। उसने अपनी मां को कॉल की, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। वो पागलों की तरह ड्राइव करता हुआ वाला पहुंचा। जरियान रेस ड्राइविंग करता हुआ तेजी से खां वाला पहुंचा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ बेकरारी से आयला के कमरे की तरफ भागा। इस रोज उसने जाना था कि किसी के खो जाने का डर किसे कहते हैं। जब उसने कमरे में कदम रखा तो उसके दिल का बंद हो जाना किसे कहते हैं। उसने वो मंजर देखा। आयला बिस्तर पर नढाल पड़ी थी। इसके जिस्म का निचला हिस्सा सर्ख सयाल में लिथड़ा हुआ था। शदीद खून बह रहा था और वो तकलीफ से बेहोश हो चुकी थी। जरियान की रंगत जर्द पड़ गई। उसने फौरन आयला को अपने बाजुओं में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। रास्ते भर वो बार बार उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा। उसे यूं लग रहा था जैसे जिंदगी उसके हाथों से रीत की तरह निकल रही हो। वो उसे लेकर फौरन अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर जवीरिया वहां मौजूद थीं। उन्होंने जरियान की हालत देखकर उसे बाज रखने की कोशिश की। जरियान, मामला बहुत नाजुक है। तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? जरियान की आंखें सर्ख थीं, मगर इसका अज़्म मजबूत था। आज मैं अपनी जान को अपनी रूह से हर सूरत मिलाने की कोशिश करूंगा। वो किसी बात पर नहीं रखा। जरियान ने तमाम लेडी डॉक्टरों को अंदर आने की इजाजत दी। वो किसी सूरत नहीं चाहता था कि उसकी बीवी की बीमारी, जो शर्म और हया की वजह से छिपी हुई थी, किसी और के सामने आए। ये उसके लिए सबसे तकलीफ दह मरहला था। वो जर्द चेहरे के साथ लेटी हुई लड़की उसकी कल कायनात थी। लपेरोटमी का आगाज हुआ। जरियान का हाथ नहीं कांपा। उसकी धड़कन बेताब जरूर थी, मगर उसने उसे अपने काम पर हावी नहीं होने दिया। इस ऑपरेशन के दौरान ही जरियान को इस राज का इल्म हुआ जिसकी वजह से आयला को ये तकलीफ और खौफ लाहिक हुआ था। आयला को जब वो बुलूगत की उम्र को पहुंची तो एक जरूरी तबी इलाज से गुजरना पड़ा था जो उसकी आइंदा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। आयला की मां जमाल बेगम, जमाल साहब की अहलिया, ने ये इलाज खफिया तौर पर करवाया था ताकि मुस्तकबल में रिश्ते के हवाले से कोई मुश्किल न हो। लेकिन इस इलाज के बाद इस खौफ को आयला के ज़हन में मुंतकिल कर दिया कि ये बात वो कभी किसी को नहीं बताएगी, वरना उसे मुआशरे में बड़ा भला कहा जाएगा। ये खौफ और ये राज ही आयला के लिए नफ्सियाती सदमे का सबब बना। सर्जरी कामयाब हुई और जरियान के दिल को सुकून मिला।
डॉक्टर जवेरिया ने इस के कंधे पर हाथ रखा और वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया। खुदा ने उस पर करम किया था। मोहब्बत का इकरार और इंतकाम की शिकस्त तकरीबन 24 घंटों के बाद आयला को होश आया और वो अपने कमरे में मुंतकिल कर दी गई। आंखें खोलकर उसने बेकरारी से सबसे पहले अपने शौहर को अपने ऊपर झुके हुए देखा। जमाल बेगम और सफिया बेगम भी वहां मौजूद थीं, जो अपनी अपनी गलतियों और लापरवाहियों पर शर्मिंदा थीं। आयला को याद आया कि उसके सामने नईमा ने जरियान के साथ क्या किया था। वो लड़की कहाँ है? उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आयला ने कमजोरी से पूछा। जरियान मुस्कुराया और उसके कान के करीब झुका। ये सब कुछ अकेले में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये देखो कि तुम्हारी गीरत और तुम्हारा प्यार मुझे किस तरह सुकून दे रहा है। जमाल बेगम ने शर्मिंदा होकर सब कुछ बता दिया कि कैसे उन्होंने खफिया तौर पर एक जरूरी तबी मुदाखलत करवाई थी और फिर उसी बात के खौफ को आयला के जहन में मुंतकिल कर दिया, जिसकी वजह से वो आज इस हालत में थी। जरियान ने उन सब को माफ कर दिया क्योंकि अब उसकी बीवी खतरे से बाहर थी। जरियान ने आयला को हिस्पताल से घर लाकर खुद और सफिया बेगम ने मिलकर उसकी देखभाल की। चंद दिनों में ही वो सेहत याब हो गई और जिंदगी की तरफ लौट आई। अब उसे जीने का सलीका आ गया था। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो अपने शौहर की कुर्बानियों का बदला दे और उसकी तमाम बेताबियों को करार दे। पब्लिक अपीयरेंस और दायमी मोहब्बत आधर नईमा ने मीडिया के सामने उस बात का इकरार कर लिया था कि जरियान शाहानी ने अपनी बीवी को हब्स बेजा में रखा हुआ है और उसकी जियादती की वजह से उसकी बीवी को हिस्पताल आना पड़ा। मीडिया ने उस मामले को खूब उछाला और ये सवाल उठाया कि जरियान की बीवी आज तक कभी पब्लिक में क्यों नहीं आई। जरियान ने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने एक बड़ी बिजनेस पार्टी मुनाक़द की और अपने तमाम दोस्तों और दुश्मनों को मदऊ किया। पार्टी में जरियान अपनी बीवी आयला के साथ खड़ा था, जो गहरे सब्ज रंग की खूबसूरत साड़ी में मलबूस थी और उसके पहलू में खड़े होकर वो इंटरव्यू दे रहा था। आयला ने पहली बार अपनी घबराहट को ख़त्म करते हुए दुनिया के सामने एतमाद से मुस्कुराया। एक मीडिया नुमाइंदे ने माइक आयला की जानिब किया और पूछा, मिसेस शाहानी, जरियान शाहानी के साथ जिंदगी गुजारने का तजुर्बा कैसा है? यानी बतौर शौहर वो कैसे हैं? आयला के चेहरे पर एक दलक्ष मुस्कुराहट फैल गई जो किसी भी बजली गिराने से कम न थी। वो बेहद हुसैन लग रही थी और उसका एतमाद उसे मजीद दलक्ष बना रहा था। यकीनन वो खुदा का एक मौजज़ा है। बतौर शौहर वो मेरे लिए खुदा के किसी माजिज़े से कम नहीं। आयला ने मुस्कुराते हुए कहा और जरियान के कंधे पर अपना सिर रख दिया। जरियान ने झुककर उसके माथे को अपने लबों से छू लिया। ये लम्हा कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो गया। इस रात नईमा ने अपनी शिकस्त तस्लीम की और चुपचाप मलक छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि जरियान अब उसे नहीं छोड़ेगा। आयला और जरियान अपने कमरे में वापस आए। बाहर रात कतरा कतरा बरस रही थी और उनकी मोहब्बत की एक नई दास्तान जन्म ले रही थी। आयला के वजूद पर जरियान ने अपनी मोहब्बत की वो गहरी नकोश छोड़ी जो हमेशा के लिए उसकी मुल्कियत का सबूत बन गए। उसने उसे अपनी आगोश में ले लिया और आयला की तमाम बेताबियां, तमाम घबराहटें सुकून में बदल गईं। उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी नाकामी और गलत फहमी को शिकस्त दी थी। आज वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, बेपनाह मोहब्बत और एहतराम के मजबूत रिश्ते में बंधे हुए जिंदगी का आगाज कर चुके थे, और ये यकीनन एक बेहतरीन आगाज था।